नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो हम लोग सीयूईटी एमए हिंदी 2023 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और दो भागों में हमने अब तक देखा। प्रश्न संख्या 26 से एक बार हमने 35 तक देखा और दूसरी बार 36 से 45 तक। तो कुल मिला के 20 प्रश्न हम लोगों ने अब तक देखे हैं दो भागों में। अब हमारा यह वीडियो संख्या तीसरा है और ये 46वां प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 इन दोनों के बीच में हमें मिलान करना है। अनुच्छेद दिए हुए हैं राजभाषा हिंदी से संबंधित और उसके विषय में क्या बात कही गई है सूची नंबर 2 में, यह विस्तृत वर्णन है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 120। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाग राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद हैं वह संविधान के भाग 17 में वर्णित हैं। ठीक है, तो यह बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो जो 120 और 210 है वो तो भाग 17 में है नहीं, वो शुरुआत में मेंशन कर दिया गया राजभाषा के विषय में। तो ध्यान देंगे हम कि जो अनुच्छेद 120 है वह संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है और जो अनुच्छेद 210 है वह विधानमंडलों में प्रयुक्त भाषा के विषय में है। लेकिन 343 से और 351 ये संविधान के भाग 17 में ये जो इतने अनुच्छेद हैं वो संविधान के भाग 17 में वर्णित हैं, जिसमें 343 जो है वो इस बात की बात करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी और जो अनुच्छेद 345 है वो विभिन्न राज्यों की राजभाषा संबंधी बातों को स्पष्ट करता है। तो हम देखेंगे हमारे जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा सही है। पहले का तीसरा, तो इसके लिए भी कई ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बी के लिए पहला, इसके लिए भी देखेंगे दोनों बिल्कुल समान चल रहा है अभी, और सी के लिए दूसरा, तो ये डी के लिए चौथा। तो ये हमारा ये ऑप्शन जो है यानी 46 का दूसरा ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं। अब देखें कि कथन वाले जो प्रश्न आते हैं, पिछले बार का प्रश्न ये, तुलसीदास रचित कवितावली की भाषा ब्रज है। ठीक है, तो कवितावली में आप सब जानते हैं कि कवित्त और सवैये में राम कहानी लिखी गई है, ब्रज भाषा में यह कृति है और तुलसीदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ रीति कवि हैं। तो ध्यान देंगे कि भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास, इसलिए रीति ऐसा नहीं है, इसलिए रीति कवि नहीं है। रीति कवि होने के लिए ज़रूरी है कि आप काव्यांगों का, काव्य तत्वों का या रीति तत्वों का विवेचन करें अपनी कविता में। तुलसीदास ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने राम कहानी लिखी है अपने अपने नज़रिए से, तो ये रीति तत्वों का विवेचन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये सही है, तो हम देखेंगे कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, यानी कि 47 का तीसरा ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम और जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो जन्म तिथि के अनुसार हमें देखना है। श्रीधर पाठक तो हम जानते हैं कि 1859 में पैदा हुए थे। ठीक है, 1859 में। फिर जयशंकर प्रसाद बारी आती है, मैथिली गुप्त भी हैं। तो हम लोग अगर क्रम के हिसाब से देखें तो हम जानते हैं कि 1886 जो है वो मैथिली गुप्त का जन्म वर्ष है। फिर जयशंकर प्रसाद भी हैं। माधवी वर्मा का तो हम सब जानते हैं 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, हरिवंश राय बच्चन भी, ये सारे लोग 1907 के हैं। श्याम नारायण पांडे भी, ठीक है, 1907 इनका भी बताया जाता है। और जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं वो 1889 के हैं, यानी 1889। तो अब इस अनुक्रम से अगर हम देखें तो श्रीधर पाठक 1859। ठीक है, तो ACBED यही स्पष्ट हो जा रहा है। इसमें अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होती। अगर हम लोग देखें तो सबसे पुराना इसमें श्रीधर पाठक का है और श्रीधर पाठक हमारे पास जो हैं वो इस ऑप्शन में है पहले।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि तो इंदुमती को पहली कहानी के तौर पे माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे 1900 में इंदुमती को माना जा रहा है कि श्रीलाल गोस्वामी की कृति कहानी। उसने कहा था 1915, दुलाई वाली 1907, 11 वर्ष का समय शुक्ल की कहानी है 1903 की, और प्लेग की चुड़ैल जो ये कहानी है 1902 की मानी जाती है। तो इस प्रकार ध्यान देंगे कि अब हम अनुक्रम से देखें तो इंदुमती यानी डी ऑप्शन आपका पहला होना चाहिए, उसके बाद फिर 2 यानी प्लेग की चुड़ैल। तो इस हिसाब से आप देखें कि ये ऑप्शन आपका सही है। तो अब इन सारी कृतियों को हल करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है, जैसे उपन्यास का विकास है तो पहला उपन्यास, दूसरा उपन्यास, तीसरा उपन्यास, इस क्रम से आपको याद रहे। कहानी में भी आपको यह जो प्रक्रिया है वह अपनानी होगी, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें कि कुछ वाक्यों के प्रकार हैं और उदाहरण सामने दिए हुए हैं और आपको सही मिलान करना है। तो व्याकरण से बहुत सतही प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखें कि संकेतार्थक वाक्य। तो संकेतार्थक में हम लोग जानते हैं कि कंडीशन जैसा हमें दिया होता है कि यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। अब ये संकेतार्थक। निषेधात्मक नेगेटिव हम जानते ही हैं, तो हमने खाना नहीं खाया। आज्ञार्थक वाक्य यानी आज्ञा दी जा रही है, तुम खाना खाओ। और विधानार्थक वाक्य। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सा इसमें उचित जो है मिल रहा है। बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हिंदी खड़ी बोली से पहले हम जानते हैं ब्रज भाषा चल रही थी कविता के रूप में। कुछ दिनों तक ब्रज और हिंदी दोनों साथ में चली। तो हज़रत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो रोल है इसमें हिंदी खड़ी बोली में कविता के विकास को लेकर के, उन्होंने एक व्याकरणिक आधार दिया और एक ही वाक्य के अनेक रूप चलते थे, एक ही क्रिया के अनेक रूप चलते थे, लोग मनमाने ढंग से क्रियाओं का प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने एक स्थिरता लाई कि हाँ, अब जानते हैं स्थिर अनस्थिर और अस्थिर जैसा विवाद भी चला, मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में चला। तो इस तरह से हम देखें कि इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया। कथन तो सही है। अब क्या है कि द्विवेदी युगीन आलोचक पद्म सिंह शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य विषयक नैतिकतावादी दृष्टि के पक्षधर थे। तो यह बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं था। पद्म सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोई इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं करते थे नैतिकतावादी दृष्टि के। तो हम देखेंगे 51 में पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर है, लेकिन उनके स्त्री संबंधी विचारों में कहीं कहीं मध्यकालीन संकीर्णता का प्रभाव है। कबीर के विषय में यह बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि कबीर स्त्री, कई दफ़े स्त्री के विरोध में आपको लगेगा उनका स्वर। जैसे नागिन के फन 1 हैं, नारी के फन 20। ठीक है, तो अब नारी को बताइए, नागिन से ज़्यादा खतरनाक बताते हैं कबीर। ऐसे बहुत सारे आपको दोहे मिल जाएंगे कबीर के जिसमें वो स्त्री, चूँकि वो ऐसा समाज था, मतलब अगर हम मध्ययुगीन समाज देखें अंधकार का, जिसमें स्त्री को, एक तो स्त्री के साथ ज्यादती भी होती थी, फिर स्त्री को आपकी असफलता का, आपके भीतर स्त्री एक बुराई, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी बुराइयां हैं ना, वैसे स्त्री को एक बुराई के तौर पे बताइए ये स्थिति रही है कि स्त्री को एक बुराई के तौर पे दिखाया था। तो कबीर भी अपनी युगीन परिस्थिति के शिकार थे, उन्होंने भी यह बात कह दी है। तो इसलिए पहला कथन सही। दूसरी बात क्या है, कारण में कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रक्रिया के साथ साथ सभी भक्त कवियों का संबंध एक जैसा है।
तो ऐसा नहीं है। सभी भक्त कवियों की अपने अपने कविता में कही गई बातें अलग अलग हैं और अपने अपने अलग अलग विचार हैं। ठीक है, कोई निर्गुण है, कोई सगुण वाला है, सगुण में भी अलग अलग भाग हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये गलत है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी ये सही है। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखें कि नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति। ठीक है, तो नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति है। इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो ज़रूरी है कि आप जब प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ें, ख़ास तौर पे जनसंचार माध्यमों में हिंदी वाला जो सेक्शन है उसके लिए कोई किताब, कोई बढ़िया सी किताब, अगर आपको किताब वगैरह नहीं मिल रही, अगर मेरे साथ पढ़ते तो ये समस्या नहीं आती। जो स्टडी कैपिटल का कोर्स है और कोर्स का जिक्र हो गया है तो मैं ज़रा सा कोर्स के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। ये हमारा स्टडी कैपिटल का कोर्स है और इसमें कक्षाएं, रोज़ाना लाइव कक्षाएं चलती हैं, हम और आप बातचीत करते हैं और सारे विषयों को देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हल भी करते हैं, कैसा पढ़ा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, सारी बातचीत वहीं होती है। और ये कुछ कोर्स के बारे में कुछ डिटेल बातें हैं। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इतनी बेहतर तैयारी होती है कि हम इस तरह के प्रश्नों में फंसते नहीं हैं। चलिए हम लोग दोबारा से अपने उसी प्रश्न को देखते हैं। नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति का मतलब क्या है? टेलीप्रिंटर, नागरी मतलब नागरी फॉन्ट, जैसे ये जिस फॉन्ट में ये लिखा हुआ है, जो ये हमारी हिंदी की लिपि है उसी को नागरी कहते हैं, टेलीप्रिंटरों में। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान समाचार ये पहला समिति थी जो नागरी टेलीप्रिंटरों का इन्होंने इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं और नीचे दो कथन दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी 1935 में आई थी और हम कहते हैं कि आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हम कह देते हैं कामायनी को, कहते भी हैं। और प्रसाद की प्रसिद्धि, हालांकि कामायनी के बिना भी प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण रहते, लेकिन सबसे ज़्यादा या प्रसाद के कृतियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित कृति है कामायनी, तो यह बात सही है। नाटककार लक्ष्मण नारायण मिश्र की प्रसिद्धि का आधार समस्या नाटक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं, यानी 54 का पहला ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। कुछ व्याकरणिक प्रश्न भी देखिए, बीच बीच में व्याकरण के प्रश्न डाल दिए गए हैं। तब यह काम जरूर हो जाएगा। अब देखेंगे तब शायद यह काम, अब शायद भी है और जरूर भी है, यानी निश्चित और अनिश्चित, तो ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। शायद तब यह काम अवश्य हो जाएगा, निश्चित और अनिश्चित, ठीक, यह वाक्य भी अशुद्ध है। तब यह काम शायद जरूर, यह वाक्य भी अशुद्ध है। यानी कि जहां एक निश्चयात्मक बोध है वो वाक्य नंबर पहला है, यानी इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और कोर्स के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बीता। अगर हम लोग आप कोर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हम लोग अपनी तैयारी को धारदार और मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।